नमस्ते बच्चों। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। और आज ना ज्यादा नहीं, लॉज ऑफ मोशन के एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसके स्टार्टिंग के 9 प्रॉब्लम्स लेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम इस तरीके से है। क्या पूछ रहा है वो? देखो, इस तरीके से पूछ रहा है, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन। अलग अलग सिचुएशन है और उसमें नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। सबसे पहला है अ ड्रॉप ऑफ मिल्क, अ ड्रॉप ऑफ मिल्क, अ ड्रॉप ऑफ, सॉरी मिल्क नहीं, मैं गलत पढ़ लिया। हाँ, रेन फॉलिंग डाउन विद कांस्टेंट स्पीड। अबे एक्चुअली क्या हुआ, मैं दूध पी रहा था अभी, तो मुझे वही समझ में आ रहा। अ ड्रॉप ऑफ मिल्क फॉलिंग डाउन विद कांस्टेंट स्पीड। देखो, ए को सॉल्व करेंगे अपन। ड्रॉप ऑफ, सबसे पहले क्या पूछ रहा है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। हाँ, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा इसका? बताओ तो, ट्राई करो एक बार। नहीं तो मैं बताता हूँ। देखो, हमने ऐसे पढ़ा था, ये ना पानी की बूंद है इस तरीके से, और ये नीचे गिर गिर रही है नीचे। तो अगर ये नीचे गिर रही है ना, तो उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में ना कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा। इसके ऊपर एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है बेटा, हो रहा है mg, जो कि है डाउनवर्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इसके ऊपर, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अपना सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। A cork of mass 10 किलोग्राम फ्लोटिंग ऑफ वाटर। देखो, कॉर्क का मास के लिए हमको कुछ लेना देना है नहीं। सबसे पहले बात तो ये देखो, ऐसा ना, यहाँ पे वेसल है, वेसल में पानी है, और पानी में कॉर्क होता है। कॉर्क पता है आप लोगों को? अगर कभी केमिस्ट्री के लैब में जाओगे ना, तो वहां पे ऐसी बोतल होती है केमिकल की। ये बोतल ठीक से निकल नहीं रही मेरे से, ठीक है समझ लो। और बोतल को लगाने वाला एक ढक्कन है रबर का, इस तरीके से। उस ढक्कन को कहते हैं कॉर्क। ओके, रबर का होता है वो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉर्क है। अब कोई भी चीज अगर पानी में है ना बेटा, तो उसके ऊपर दो फोर्सेस लगते हैं। पहला लगता है अपना हमेशा वाला mg डाउनवर्ड। अब देखो, कॉर्क ना पानी पे फ्लोट हो रहा है। फ्लोट हो रहा है मतलब पानी ना इसके ऊपर एक और फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। दोनों फोर्स कर रहे हैं एक दूसरे को बैलेंस। अगर मैं न्यूटन लॉ लगा दूं यहाँ पे, तो वो इस तरीके से होगा। पानी के फोर्स को मैं ना एफ एफ टी कहता हूँ। ओके, मतलब क्या? थ्रस्ट वाला फोर्स, अब थ्रस्ट कह देंगे उसको। अगर यहाँ पे बेटा न्यूटन लॉ लगाते हैं हम, तो हमारे सामने आता है किसको डाउनलोड लेना है, किसको अपवर्ड लेना है, आप तय करो। ओके, यूजुअली आप लोगों को इस तरीके से पढ़ा है ना मैंने, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो ये होगा एफ टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू, अब ये तो रेस्ट में है, इसका एक्सेलरेशन है 0, तो इज इक्वल्स टू 0। कुल मिला के जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है, वो एक्ट हो रहा है 0। तो बेटा बी का आंसर आएगा 0। ओके, अब सी पे जाते हैं। सी क्या कहना है? सी का ऐसे, अ काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। इस तरीके से सवाल है। देखो, आसमान में ना पतंग उड़ रहे हैं, इस तरीके से पतंग है, इसकी पतंग की डोर, और पतंग ना हवा में स्टेबल तैर रहा है। पतंग हवा में स्टेशनरी है। कहां पे गया स्टेशनरी? पतंग ना बेटा हवा में स्टेशनरी। देखो, पतंग हवा में स्टेशनरी है, कहने का मतलब है कि पतंग हवा में रेस्ट में है। अगर पतंग हवा में रेस्ट में है, कोई भी चीज रेस्ट में है, तो उसका नेट एक्सेलरेशन 0 होता है, तो नेट फोर्स भी 0 होगा। अब बोलोगे सर उसके ऊपर तो ग्रेविटेशन लग रहा है। हाँ भाई, लग रहा है। चलो, ग्रेविटेशन लग रहा है mg तेरा ऊपर, लेकिन हवा उसको ऊपर धकेल रही है। हवा का जो फोर्स है उसको कहता हूं मैं अप थ्रस्ट। जितने फोर्स से हवा इसको ऊपर धकेलेगी, उतने ही फोर्स से ग्रेविटेशन उसको नीचे खींचेगी। दोनों मिलके नेट फोर्स होगा 0।
एक्सेलरेशन तो जीरो है, इसलिए नेट फोर्स जीरो। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन डी। क्या कहना है डी का बेटा? डी को देख लेते हैं। जगह नहीं रहे, एडजस्ट कर लो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अ कार मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी है, मेरे को बात बताएगा कोई। वेलोसिटी कांस्टेंट है बेटा, तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा? या एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है अपनी? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे कॉमन सेंस देखो ना, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा? बोलो बे। जीरो। जीरो जीरो जीरो, चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन कौन सा लॉ? सेकंड लॉ आई थिंक। हाँ सेकंड लॉ आई थिंक। क्या? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जीरो तो बेटा फोर्स भी जीरो, तो गाड़ी के ऊपर फोर्स लगने वाला है जीरो। सिचुएशन अलग अगर आप ब्रेक लगाते हो तो। ओके, अब क्वेश्चन है मेरा, ये क्या अलग ही क्वेश्चन है यार ये। देखो तो, high speed electron in space far from all material objects and free of electric and magnetic field। और ऐसी जिंदगी जीना अपने को, बस ये दुनियादारी से बिल्कुल दूर। अब बात बताओ मेरे को ना, एक एग्जांपल देता हूँ। मैं ना सोसाइटी में हूँ, क्लास में आ गया और लेट हो गया। बच्चे मुझ सर मुझको डांटेंगे। जल्दी आ गया तो बच्चे मुझे बोलेंगे अरे क्या सर जल्दी आ गए। मतलब सोसाइटी में ना, अगर जिस सोसाइटी में जी रहे उसमें कुछ भी करो, कोई ना कोई तुमको टोकेगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन अगर हमारे सोसाइटी में है ना और गुजरेगा, मैग्नेट की बाजू से गुजरेगा तो मैग्नेट उसको डिफ्लेक्ट करेगा। वायर की बाजू से जाएगा तो वायर का इलेक्ट्रिक करंट उसको डिफ्लेक्ट करेगा। कुछ इलेक्ट्रॉन अपने अर्थ पे कहीं पे भी रहो, उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगने ही वाला है। लेकिन वही आपका इलेक्ट्रॉन स्पेस में मूव करता है ना। सबसे पहली बात स्पेस है ये, सोसाइटी से बिल्कुल दूर। यहाँ पे कोई उसको डिस्टर्ब करने वाला है नहीं, वहां पे कोई उसको डिस्टर्ब करने वाला है नहीं, मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स भी लगने वाला है नहीं। समझे? फोर्स भी लगने वाला है नहीं, तो इसका फोर्स है नो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। क्योंकि स्पेस में ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए, ना ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रीली, उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ मूव करेगा वो। क्या अपना फर्स्ट लॉ न्यूटन का? कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोशन में रहेगा, और अपने इलेक्ट्रॉन बाबा तो मोशन में है तो मोशन में रहेंगे। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ओके, इस क्वेश्चन को देखो। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टोन, एक्टिंग ऑन अ स्टोन ऑफ मास 0.1 kg। सबसे पहला ए, just after it is dropped from the window of a stationary train। ओके, सिंपल सी बात है, ए देखेंगे पहले। ट्रेन खड़ी है और खिड़की से पत्थर को डाल दिए, सीधे सीधे एक ही फोर्स लग रहा है। F इज इक्वल टू एम जी, जी की वैल्यू लगी 10, तो अपने पास आएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 10, फोर्स आएगा 1 न्यूटन का। ओके, ये 1 है। अरे यार ये 1 है। ओके ठीक है, नेक्स्ट है बी को देखो। Just after it is dropped from the window of a train running at a constant velocity of 36 किलोमीटर पर आवर। वो ट्रेन कितने भी वेलोसिटी से गुजरे, अगर ऑब्जेक्ट नीचे डाला है ना तो उसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो अगेन फोर्स रहेगा आपका mg, जो कि रहेगा 1 न्यूटन के बराबर। बाद में बोल रहा है वो सी में, सी देखो, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड, just after it is dropped from the window of a train accelerating with 1 meter per second। अगेन देखो,
आपकी ट्रेन जा रही है सामने, इसको डाल दिए नीचे, इसको नीचे अगर डाल दिए तो अगेन इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है। इसको छोड़ दो, इस फोर्स को, ये कुछ काम का है नहीं इसके, क्योंकि वो उसके ऊपर एक्टिव नहीं हो रहा। ट्रेन सामने जा रही है ना, फोर्स तो ट्रेन के ऊपर है, पार्टिकल के ऊपर फोर्स नहीं है। ओके, तो समझोगे सर यहाँ पे तो 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, इसका फोर्स निकालेंगे, इसका फोर्स निकालेंगे, इसको कहेंगे एफ ए, इसको कहेंगे एफ बी, और फिर फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट ऑफ एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर, तो रिजल्टेंट फोर्स ना बाबा। ट्रेन है, ट्रेन सामने जा रही है, खिड़की में से बंदे ने हाथ निकाला और फिर पत्थर को नीचे डाला। ट्रेन ट्रेन का जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स पत्थर के ऊपर नहीं लग रहा है। ओके, कंफ्यूज मत होना, तो उसके ऊपर एक ही फोर्स लगेगा अगेन एम जी, तो फोर्स आएगा 1 न्यूटन का अगेन। बाद में डी, इसका कहना है कि ना ट्रेन है, पत्थर ट्रेन के पत्थर ट्रेन के फ्लोर पे है, और कह रहा है कुछ इस तरीके से कि द स्टोन लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ अ ट्रेन which is accelerating with 1 meter per second square, the stone is being at rest relative to the train। चलो, कौन सा फोर्स आएगा यहाँ पे? स्टोन ट्रेन के हिसाब से रेस्ट में है, ट्रेन आगे जा रही है, लेकिन यहाँ पे एक बंदा अगर खड़ा है बेटा, तो स्टोन उसके हिसाब से रेस्ट में नहीं है, स्टोन उसके हिसाब से आगे बढ़ रहा है, और आगे कितने फोर्स से बढ़ रहा है? एम ए से। ओके, तो यहाँ पे फोर्स आएगा आपका, और ए जो है ये ए एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। ओके, ए मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, तो फोर्स लगेगा m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, जो कि होगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो फोर्स लगेगा 0.1 न्यूटन का, और डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। ओके, इसको जो डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी अलोंग ट्रेन। See, in this question a constant retarding force of 50 Newton is applied to a body। देखिए F is equals to minus 50 Newton is applied on a body of mass 20 kg initially with speed u is equals to speed दिए initial speed, 1 second, initial speed is given as, sorry, initial speed is 15 meter per second, and then he asks how long does the body take to stop, यानी कि बॉडी को स्टॉप होने के लिए कितना टाइम लगेगा। ओके, सबसे पहले देखते हैं, बॉडी स्टॉप होगी, वो पूछ रहा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू, हाउ लॉन्ग डज इट टेक द बॉडी, हाउ लॉन्ग डज इट टू स्टॉप, यानी कि जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है वो है 0। We all know we have the equation v is equals to u plus at। हमारे पास v है, हमारे पास u है, t निकालना है। we all know, अब एक्सेलरेशन निकालना है सबसे पहले, तो f is equals to ma, ये -50 दिया है, is equals to 20 is equals to a, so a is equals to -5/2, a is equals to -5/2, तो अपने पास है v is equals to u plus at, तो 0 is equals to 15 -5/2 इंटू टी, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा -15 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 इज इक्वल्स टू टी। ओके, तो ये आएगा 15 डिवाइडेड बाय 5, 3 इंटू 2 6, मीन्स मेरे पास आएगा टी इज इक्वल्स टू 6 सेकंड। ओके, ऑन सॉल्विंग दिस, कोई डाउट इसमें? देखो एक्सेलरेशन आया है मेरा -5/2, नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स है मतलब ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है कम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर कोई फोर्स कम करता है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आया। हमको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस टी, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी जो कुछ है मैंने डाल दी, आंसर आ गया t इज इक्वल टू 6 सेकंड। ओके, नेक्स्ट।
constant force acting on a body. See, a constant force acting on a body of mass 3 kg बॉडी का मास दिया है 3 kg, फोर्स लग रहा है कांस्टेंट, इट्स 3 kg, चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकंड टू, मतलब इनिशियल स्पीड दी है 2 मीटर पर सेकंड, और उस कांस्टेंट फोर्स की वजह से जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो चेंज होके बन रही है 3.5 मीटर पर सेकंड, और कितने टाइम में बनी है? 25 सेकंड में। तो द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज, मतलब डायरेक्शन सेम है, तो रिटार्डेशन वगैरह नहीं है। ओके, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स? सबसे पहले हमको पता है कि F इज इक्वल्स टू एम ए। हमारे पास मास तो है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं। वी हैव एक फॉर्मूला है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। वी हैव v इज इक्वल्स टू 3.5, u इज इक्वल्स टू 2, ए और टाइम दिया है 25 सेकंड का। सारा अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है 1.5 डिवाइडेड बाय 25, और मैं अगर इसी एक्सेलरेशन को फोर्स के फॉर्मूले में डाल देता तो मेरे पास आता है F इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 25। सॉल्व करोगे तो F इज इक्वल्स टू आएगा 0.18 न्यूटन। दैट्स योर आंसर। A body of mass 5 kg is acted upon by two perpendicular forces 8 Newton and 6 Newton. ओके, देखो एक बॉडी है, इसके ऊपर दो परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है 8 न्यूटन का और एक लग रहा है 6 न्यूटन का। ओके, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। सबसे पहले देखो क्या पूछा है हमें, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो देखो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन निकालने के लिए, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो हमें निकालना पड़ेगा, वी ऑल नो थीटा इज इक्वल्स टू निकलेगा अपना tan इनवर्स ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग y और एक्सेलरेशन अलोंग x, ये फॉर्मूला हमें पता है। ओके, अब देखो ये फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू ma, सो इधर आएगा 6 इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए, इधर आएगा 8 इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए, कुल मिला के इधर आएगा a इज इक्वल्स टू 6/5, इधर आएगा a इज इक्वल्स टू 8/5। It is acceleration along x, it is acceleration along y. ओके, अब अगर मुझे निकालना है थीटा इज इक्वल्स टू, मैं निकालूंगा tan इनवर्स ऑफ 6/5 डिवाइडेड बाय 8/5। ये समझा मैंने क्या किया? आई नो फोर्स अलोंग x इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग x, और फोर्स अलोंग y is equals to mass into acceleration along y. So, अरे sorry, it is y, it is y, it is y, it is y, it is x. Okay, so force along x, acceleration along x आ गया मेरा 8/5, acceleration along y आ गया मेरा 6/5. So theta is equals to tan inverse of ay by ax. ay है 6/5, ax है 8/5। अब चलिए 5 है तो कट हो जाएगा। ओके, तो मेरे पास आएगा थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3/4। ओके, अब मेरे को पता है tan इनवर्स ऑफ 3/4 कितना होता है, मैंने क्लास में पढ़ाया था 37 डिग्री। ओके, so it will make, the resultant will make an angle of
37 डिग्री विथ 8 न्यूटन. That's it. The driver of a three-wheeler moving with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर. ओके, सबसे पहले ये देखो, जो ड्राइवर है वो मूव कर रहा है 36 किलोमीटर पर आवर से. तो इनिशियल स्पीड जो है ड्राइवर का वो है 36 किलोमीटर पर आवर. बट वी ऑल नो किलोमीटर पर आवर को हम लिखते हैं 5/18 से. सो इट इज 5/18. अब करो कैलकुलेशन, जो जो करना है. 18 एक 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10. सो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड की. और क्या पूछ रहा है? sees a child standing in the middle of the road and bring his vehicle to rest in 4 seconds. तो रास्ते में ना भाई ने, ड्राइवर ने अपने एक बच्चे को देख लिया और बच्चे को देखने के बाद ब्रेक लगा दिया तो उसका फाइनल वेलोसिटी होगा 0. और उसको 10 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड पे आने के लिए टाइम लगा है 4 सेकंड का. तुम्हारे भाई साहब क्या पूछ रहे हैं अभी? जस्ट इन टाइम टू सेव द चाइल्ड. ओके, चाइल्ड को बचा लिया. बहुत नोबल काम किया भाई ने अपने. समझा? बच्चे को बचा लिया. पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल. रिटार्डिंग फोर्स मतलब क्या? व्हीकल को रोकने के लिए कितना फोर्स लगा. जब थ्री व्हीलर का मास है 400 किलो और ड्राइवर का मास है 65 किलो. तो जो टोटल मास हुआ ऑब्जेक्ट का, मतलब सिस्टम मास, टोटल मास हुआ ऑब्जेक्ट का, वो होगा मास ऑफ व्हीकल प्लस मास ऑफ ड्राइवर 400, जो कि है 465 kg. अब हमें क्या निकालना है? अब देखो हमारे पास u है, v है, t है. सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला v is equals to u plus at, u v0, u 10, a निकालना है, t है 4. तो मेरे पास एक्सलेरेशन आ गया -10/4, जो कि होता है ढाई, -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब कोई पूछेगा सर माइनस क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है ना बेटा. मैंने बताया था जब वेलोसिटी कम होती है एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है. अब मुझे निकालना है फोर्स. वी ऑल नो F इज इक्वल्स टू ma. ये फोर्स नेगेटिव आएगा. क्यों नेगेटिव आएगा? क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है. रिटार्डिंग फोर्स मतलब क्या? ऑब्जेक्ट की स्पीड कम कर रहा है. ओके, करो कैलकुलेशन. 465 मल्टीप्लाइड बाय 2.5. अब देखो, ज्यादा हेडेक लो मत. यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिखा मैंने. बताया था मैंने, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव साइन रहे या ना रहे. रिटार्डेशन है तो नेगेटिव साइन हटा भी सकते हो, या फिर रिटार्डिंग फोर्स है तो नेगेटिव साइन हटा भी सकते हो. ओके, चलो कंफ्यूजन ना हो इसलिए डाल देता हूँ माइनस. कुल कैलकुलेट करोगे तो आएगा -1162.5. ओवरऑल देखोगे तो ये आएगा आपका 1.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन. अब रिटार्डिंग फोर्स है, सो F रिटार्डिंग फोर्स है. में फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा है सिर्फ, तो साइन नेगेटिव नहीं लिखा तो भी कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं. इट इज द आंसर. रॉकेट विथ लिफ्ट ऑफ मास दिया है रॉकेट का 20,000 kg. बोले तो 2 इंटू 10⁻⁴ kg is blasted upward with an initial acceleration of 5 meter per second. Calculate initial thrust of the blast. Okay, देखो सबसे पहली बात, ये रॉकेट है. एक फोर्स पकड़ लो mg लगने वाला है और एक फोर्स लगने वाला है ऊपर से ऑफ थ्रस्ट का. और इन दोनों फोर्सेस की बदौलत ऑब्जेक्ट जाने वाला है ऊपर विथ फोर्स
ma। अब हम इसके ऊपर अगर न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करते हैं और अपवर्ड एक्सिस को पॉजिटिव लेते तो हमारे पास आएगा अपवर्ड थ्रस्ट Ft माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स mg विल बी इक्वल टू नेट फोर्स, और जो नेट एक्सेलरेशन है वो है 5 मीटर पर सेकंड, तो पता है ना हमें, इज इक्वल्स टू ma। कुल मिला के ये होगा Ft इज इक्वल्स टू mg प्लस ma। सो Ft इज इक्वल्स टू इनिशियल थ्रस्ट पूछा है हमको, Ft रहेगा mg प्लस a। सो mg की वैल्यू 10, a की वैल्यू 5, so it is m into 15। m है आपका 2 into 10 raised to the power 4 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो ये बनेगा 30, 15 दूनी 30, 30 into 10 raised to the power 4, यानी कि आपका जो अपथ्रस्ट है Ft वो आया आपका 3 into 10 raised to the power 5 न्यूटन का। ओके, जट डाउन।